जय हिंद दोस्तों। तन मन धन से पहले जन गण मन। आज के देश में कितने ही युवाओं में ये जज्बा, ये जोश, ये सोच होती है, लेकिन हम आज बात करने वाले हैं उन युवाओं के बारे में जिनमें ये सोच, ये विचार थी कि देश के पहले कुछ भी नहीं, देश सबसे ऊपर, देश का तिरंगा लहराए, देश को आजादी मिले, देश के लोग अपने जीवन को आजादी से जी सके, उसके लिए हम सर्वोच्च बलिदान भी दे सकते हैं। आज 23 मार्च है और आज के दिन हम मनाते हैं शहीद दिवस, जिसे हम बलिदान दिवस के नाम से भी जानते हैं। आज के दिन हमारे देश के 3 वीर सपूत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। देश इस शोक से कभी बाहर नहीं आ पाएगा। हम रोज आज के दिन को याद करते हैं, उनके कष्ट, उनकी पीड़ा को याद करते हैं, लेकिन साथ साथ हम उस साहस को भी याद करते हैं जो उनके अंदर था। आखिरी समय में भी वो मुस्कुराते हुए गए थे और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए देश के लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। ये बात आपने हिस्ट्री में काफी बार पढ़ी होगी। इतिहास में जब भी ये रिवोल्यूशनरी चैप्टर आता है, जो क्रांतिकारी चैप्टर आपका स्टार्ट होता है, उस समय एक्चुअल में जो पेट्रियोटिक थॉट्स हैं वो हमारे मन में आती है। हिस्ट्री का सबसे प्रिय सब्जेक्ट, जो हिस्ट्री आपका प्रिय चैप्टर होता है स्टूडेंट्स का, इनके मन में देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा आज भी, जब हम इन पर्सनालिटीज के बारे में पढ़ते हैं, इस तरह से पढ़ते हैं जैसे आज वो हैं, और एक्चुअली वो आज हैं, क्योंकि उनके थॉट्स वी रेंडर अपॉन देम। आज भी उनके थॉट्स इस देश में है, और ये देश अगर चल रहा है, ये देश चल रहा है, युवा पीढ़ी आगे बढ़ रही है, देश के लिए कुछ कर रही है, तो ये इनके ही विचार हैं। आज हम जो हिस्ट्री है हमारा, इसके पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे। काफी छोटा सा ये सेशन रहेगा और जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं उसको भी यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। राइट, तो 1931 की ये बात है कि इन तीनों को फांसी की सजा दी गई थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इन्हें फांसी तक की सजा दी गई थी, है ना? तो पहले हम जानेंगे कि भगत सिंह का जन्म कब और कहां होता है, इनकी क्या विचारधारा है। 1907 में, यहां पे आप देखिएगा, भगनवाला में 27 सितंबर 1907 में भगत सिंह जी का निधन होता है एक संधू जाट फैमिली में। ये संधू जाट फैमिली उस समय के जुलंधर द्वाब में रहती है। द्वाब यानी कि 2 नदियों के बीच में जो एरिया रहता है उसको हम द्वाब कहते हैं, और पंजाब डिस्ट्रिक्ट में ये होती है। पंजाब उस समय कहां पे था, तो वो पाकिस्तान के पंजाब की बात हो रही थी। इनके घर में पहले से ये माहौल था कि देश के लिए कुछ करना है, देश को आजादी दिलाना है, अंग्रेजों को भगाना है। इनके स्वयं, इनके चाचा जी भी इस तरह की विचारधारा रखते थे, काफी सारी पार्टी से ये इन्वॉल्व थे। और जैसे जैसे भगत सिंह बड़े हो रहे थे, इनमें लाल बाल पाल, है ना, तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के सोच, इनके विचार भगत सिंह, जो छोटे से भगत सिंह थे, इनके पास पहुंच चुके थे। कहते हैं कि एक छोटा सा कहानी भी इनसे रिलेटेड की ये इनके पास एक रिवॉल्वर था और रिवॉल्वर को ये जमीन में गाड़ रहे थे। जब इनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं भगत, तो इन्होंने जवाब दिया, ताकि हम खेती कर सके, हथियारों की खेती कर सके और अंग्रेजों को भगा सके। इससे पता चलता है कि बचपन से ही ये इस विचार के थे, इस सोच के थे कि इन्हें देश से अंग्रेजों को भगाना है, देश को आजादी दिलानी है। तो 1907 में इनका जन्म होता है। 1923 में एक कॉलेज बनता है और भगत सिंह जी को इसी कॉलेज में दाखिला मिलता है। ये कॉलेज है नेशनल कॉलेज। ये नेशनल कॉलेज लाला लाजपत राय जी द्वारा स्वयं और भाई परमानंद जी द्वारा फाउंड किया गया था, इसको स्टैब्लिश किया गया था। इस कॉलेज को बनाया ही इसलिए गया था क्योंकि उस समय जितने भी कॉलेजेस थे वो ज्यादातर कॉलेज अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे। जब अंग्रेजों के द्वारा बनाए जाएंगे कॉलेज, तो उनका करिकुलम होगा, उनके विचार होंगे और कॉलेज में जो भी आइडियाज होंगे वो ब्रिटिश आइडियाज रहेंगे। अब हम चाहते थे कि भारत के युवाओं को ये पता चले कि उनका पूरा देश कष्ट में है, पीड़ा में है, और उनको अपने देश के लिए कुछ करना है, उनको अपने देश को आजादी दिलाना है। उसके बाद ही हम कुछ और विचार रख सकते हैं, जिसे हम कहते हैं कि तन मन धन से पहले जनगण मन। ये विचारधारा यहां पर दी गई और भगत सिंह जो है उन्होंने इसी कॉलेज से पढ़ाई की। 1924 में क्या होता है कि 1924 में ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लाइफ, जब हम इनके टाइमलाइंस को पढ़ते हैं तो ये हिंदुस्तान
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो कि सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित किया जाता है, ये इसके मेंबर बनते हैं। और 1924 के बाद 1924 में जब ये मेंबर बनते हैं तो ये काफी ज्यादा क्लोज हो जाते हैं चंद्रशेखर आजाद के। चंद्रशेखर आजाद को ये काफी मानने लगते हैं, उनके विचारों से काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि इंस्पिरेशन, मोटिवेशन मिला है इनको चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। फिर यहां पे आप देखिएगा द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब, है ना, द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब मेकिंग। ये एक ऐसी विचारधारा थी, जैसे आप जब पढ़ते हैं कांग्रेस के बारे में कि 1885 में कांग्रेस बना, 1885 से लेकर 1905 तक कांग्रेस में मॉडरेट विचारधारा थी। इसका मतलब है कि कांग्रेस चाहता था, कांग्रेस इस तरह से था कि ये चाहता था कि हम पिटिशन या प्रे करें, अंग्रेजों के साथ एक अच्छा रिश्ता बना के रखें और किसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान में अपनी जगह बनाना शुरू करें। भारतीयों को संविधान में प्रतिनिधि या प्रतिनिधित्व का अधिकार मिले, रिप्रेजेंटेशन का अधिकार मिले। उसके बाद आप जान रहे हैं कि 1907 में सूरत स्प्लिट होता है, यानी कि कांग्रेस में मॉडरेट विचारधारा, जो नरमपंथी विचारधारा है, और जो गरमपंथी विचारधारा है, जिसको हम एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा कहते हैं, ये दोनों अलग हो जाता है सूरत में। इसी समय जब सूरत में ये होता है, दिसंबर के महीना में कांग्रेस का जनरली सेशंस होता था। इसी साल सितंबर में भगत सिंह का जन्म होता है और तब से लाल बाल पाल यानी कि गरमपंथी विचारधारा जो एक्सट्रीमिस्ट है, उनका ये ज्यादा कांग्रेस को डोमिनेट करने लगती हैं। तो एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस को जब डोमिनेट करने लगते हैं, फिर बाल गंगाधर तिलक को अरेस्ट कर लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा भी दबना शुरू हो जाती है। इस बीच में जब एक वैक्यूम का क्रिएशन होता है, महात्मा गांधी भी आते हैं 1915 में। 1915 में जब महात्मा गांधी आते हैं, उन्होंने फिर देश भर में 1917 में सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह किया, खेड़ा में सत्याग्रह हुआ, अहमदाबाद मील स्ट्राइक हुआ। लेकिन फिर उनको जब अरेस्ट किया जाता है, गांधी जी को चौरी चौरा कांड के बाद जब अरेस्ट किया जाता है, तो यह एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो चुका है। यानी अब कोई भी विचारधारा चल नहीं रही, ना मॉडरेट है, ना एक्सट्रीमिस्ट है, ना नरमपंथी है, ना गरमपंथी है, ना गांधीयन विचारधारा यहाँ पे है। जब ये वैक्यूम क्रिएट होता है तो देश के युवा जो है वो मोर्चा संभालते हैं। एक्सट्रीमिस्ट, जो हम इनको रेवोल्यूशनरीज कह सकते हैं, जो क्रांतिकारी लोग हैं, वो मोर्चा संभालते हैं और जहां तहां अंग्रेजों के लिए एक स्तंभ तो ये गिरा ही देते हैं, क्योंकि जो फिलोसफी ऑफ बॉम्ब है, बॉम्ब मेकिंग, ज्यादातर युवाओं के पास अब बॉम्ब हथियार काफी कॉमनली सप्लाई होने लगता है। काफी सारे सीक्रेट सोसाइटीज भी इस समय बनते हैं और अंग्रेजों को जड़ से मिटाने की ये कोशिश में लग जाते हैं। 1925 में भगत सिंह वापस लाहौर आते हैं और लाहौर में इन्होंने एक मिलिटेंट यूथ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि नौजवान भारत संघ है, इसको स्थापित किया। नौजवान भारत संघ को ये स्थापित करते हैं। बाद में यही नौजवान भारत संघ जो है वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का जगह लेगा। फिर 1926 में आप देखिएगा कि सोहन सिंह जोश के कांटेक्ट में ये आते हैं और इनके साथ वर्कर्स एंड पीजेंट्स, यानी कि जो मजदूर हैं और जो किसान हैं, उनकी बातों को ये समझने की कोशिश करते हैं, उनसे ज्यादा ये समीप होते हैं, उनसे ज्यादा क्लोज होते हैं कि देश भर में जो भी समस्याएं चल रही हैं उसको ये जानना चाहेंगे। फिर क्या करते हैं ये कि एक पंजाबी मैगजीन स्टार्ट करते हैं और इस पंजाबी मैगजीन का नाम होता है कीर्ति। ठीक है, तो ये एक मंथली मैगजीन कीर्ति को स्टार्ट करते हैं सोहन सिंह जोश के साथ मिलकर। नेक्स्ट हम देखेंगे कि 1927 में हम आते हैं, काकोरी कांड होता है 1927 में, और काकोरी कांड के समय में ये एक आर्टिकल लिखते हैं, जो कि विद्रोही के नाम से ये एक आर्टिकल लिखते हैं और ये बोलते हैं कि काकोरी कांड में जो बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ है, जो बॉम्ब फटा है, तो बॉम्ब के पीछे इनका हाथ है। इससे हम ये समझते हैं, जब हम भगत सिंह के बारे में जानते हैं, कि ये बॉम्ब बनाने में काफी एक्सपर्ट हो गए थे। 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया जाता है, HSRA रख दिया जाता है। फिर 1929 में देखिए यहां पे एक चीज क्या होता है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर सोशलिस्ट रख दिया गया। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन रख दिया गया, HSRA रख दिया गया। अब इसी बीच में क्या होता है कि लाला लाजपत राय जी की हत्या कर दी जाती है। लाला लाजपत राय की हत्या के पीछे जो व्यक्ति जिम्मेदार थे, उनका नाम था जेम्स स्कॉट। और इनकी लाला जी की हत्या का बदला लेने के लिए राजगुरु सुखदेव के साथ भगत सिंह जाते हैं और इनके मर्डर करने की योजना बनाते हैं। लेकिन गलती से सॉन्डर्स का
सॉन्डर्स की हत्या हो जाती है। जब सॉन्डर्स की हत्या हो जाती है तो अगले ही साल, कहते हैं कि खुद भगत सिंह चाहते थे कि इनको पकड़ लिया जाए, अगले ही साल भगत सिंह दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में, जो कि आज आपका लोकसभा हो गया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है, यहां पर ये जाते हैं, एक बॉम्ब जिससे किसी को कोई क्षति, किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे, भगत सिंह खुद ही चाहते थे कि इनको अरेस्ट कर लिया जाए, ये वहां गिराते हैं बटुकेश्वर दत्त के साथ, और बटुकेश्वर दत्त के साथ ये नारा लगाते हैं, इनकलाब जिंदाबाद, लॉन्ग लिव द रिवॉल्यूशन। लॉन्ग लिव द रिवॉल्यूशन का ये नारा लगाते हैं, इनकलाब जिंदाबाद का ये नारा लगाते हैं, जिसके बाद इन्हें यहां से अरेस्ट कर लिया जाता है। जब इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है तो 1930 में, क्योंकि HSRA जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है, इसके ज्यादातर मेंबर अरेस्ट हो चुके थे। आजाद, चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को गोली मार ली थी, शॉट हो गए थे वो। तो नौजवान भारत संघ, जो कि खुद भगत सिंह ने इसको स्थापित किया था, नौजवान भारत संघ HSRA की जगह लेता है, और जब ये इसकी जगह लेता है तो युवाओं में आज भी वो विचारधारा को ये जन्म देता है कि हमें देश के लिए कुछ कर गुजरना है, सर्वोच्च बलिदान भी अगर देश मांगता है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। जेल में ये मिलते हैं जतिन दास से, जतिन दास जिन्हें हम बाघा जतिन भी कहते हैं। जतिन दास ने यहाँ पर हंगर स्ट्राइक किया हुआ था, और हंगर स्ट्राइक के कारण इनका निधन हो जाता है सितंबर 1929 में। फिर 1931 में गांधी जी के प्रयासों के बाद भी इन तीनों को नहीं छोड़ा जाता है, और सिर्फ 23 इयर्स के एज में इनको फांसी की सजा सुनाई जाती है, इनको फांसी की सजा सुनाई जाती है। और आज ही के दिन यानी कि 23 मार्च 1931 लाहौर जेल में हमारे देश के 3 वीर सपूत, जिनकी विचारधारा आज के युवाओं में है, आज भी है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी जाती है। राइट? तो हिस्ट्री का ये ब्लैक पेज रहा, एक डार्क पेज रहा, लेकिन मेन बात ये है, हम जब पढ़ते हैं इस चैप्टर को तो दुख से ज्यादा हमें वो साहस की भावना आती है, दुख से ज्यादा हमें वो साहस की भावना आती है कि ये सोच होना चाहिए, ये थॉट होना चाहिए, जब हम अपने लक्ष्य को चाहते हैं, हम अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो कोई भी अड़चन सामने आए हमें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। आप भी जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसी तरह के विचारधारा रखें कि आपको बस एग्जाम निकालना है। ये एग्जाम भी तो आप देश के लिए ही निकाल रहे हैं, आप एक ऐसे ऑफिसर बनना चाहते हैं ताकि जब हम 2047 में विकसित हो तो उसमें आपका योगदान भी रहेगा। आप जब एक सीट लेंगे, आप जब एक पोजीशन लेंगे, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपका कंटेंडर हो, आप अपने आप को प्रूव करें कि आप उस व्यक्ति से ज्यादा प्रोबेबल या ज्यादा आप रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं, ज्यादा आप में वो जोश है, वो साहस है, और यू आर मोर डिजर्विंग। राइट? यू आर मोर डिजर्विंग। डिजर्विंग है या डिजर्विंग नहीं है, ये तैयारी से होता है कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है ना, आपने कितना मेहनत किया है। ये जो आपका सपना है, जो आपके माँ बाप का सपना है, जो आपकी सोसाइटी का सपना है आपके लिए, आपने कितना ज्यादा इसमें मेहनत किया है इसको अचीव करने के लिए। इस मेहनत में यूपीएससी की जब हम तैयारी करते हैं तो थोड़ा ज्यादा होलिस्टिक अप्रोच चाहिए होता है, चीजों को आपको पढ़ना होता है, अलग अलग डायमेंशंस में पढ़ना होता है, हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं। तो आज ये विचारधारा, जैसे हम फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ इसको अगर जोड़ेंगे तो फंडामेंटल ड्यूटीज में लिखा है कि वी नीड टू, हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने देश में जो क्रांतिकारी थे हमारे देश के लिए, जिन्होंने बलिदान दिया है, उनके विचारधारा को आज भी अपने जहन में रखें, ये हमारा कर्तव्य है ना। तो हमने किस तरह से हिस्ट्री को पॉलिटी से कनेक्ट किया। यूपीएससी भी अब जितने भी सब्जेक्ट्स है उसका ब्लेंड मांगती है आपसे कि आप 2 सब्जेक्ट का ब्लेंड या 3 सब्जेक्ट का ब्लेंड लेकर पढ़ें। इसके लिए थोड़ा सा जरूरी यह होता है कि आप एक मार्गदर्शन में पढ़ें। देखिए, पढ़ने के लिए आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें जितना समय लगेगा, जिस समय के बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ मेरी तैयारी पूरी हो रही है, तो वो थोड़ा सा अधिक होता है। जो आपके बाकी कॉम्पिटिटर्स से भी आपको देखना है, सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए, टाइम कम लगना चाहिए और एग्जामिनेशन क्वालिफाई होना चाहिए। राइट? तो उनसे कंपीट करने के लिए कम समय में ज्यादा पढ़ ले, ज्यादा नॉलेज हो जाए, ज्यादा बेहतर आंसर लिख ले, ज्यादा अच्छे से एमसीक्यूज बना ले, ये जरूरी है। इस कारण से जैसे आप जानते हैं कि ये जो उत्कर्ष है आपके लिए, उत्कर्ष आपके लिए एक ऐसे बैच को लेकर आया है जिस बैच में आप कंप्लीट
अपनी यूपीएससी की तैयारी कर सकें। चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, आप देश के एक्सपर्ट फैकल्टीज, जो एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं, जो प्रख्यात फैकल्टीज हैं, अनुभवी फैकल्टीज हैं, उनके मार्गदर्शन में आप पढ़ें, उनके दिशा निर्देश में आप पढ़ें, ताकि आपका सिलेबस कवर हो जाए, आपके स्ट्रक्चर्ड नोट्स बन जाएं, और जो एमसीक्यूज आपके एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट है आंसर राइटिंग के साथ, वो आपकी रेडी हो जाए। साथ ही साथ आपके ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण हो जाए, आपके ऐसे पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो जाए कि आपको इंटरव्यू में ज्यादा समस्या ना हो। इसीलिए आज उत्कर्ष आपके लिए लेकर आया है 90% का डिस्काउंट अपने यूपीएससी बैचेस में, साथ ही साथ 3 महीने का एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो अगर आप 21 तारीख से लेकर, लेकिन लास्ट डेट 28 मार्च है, 21 मार्च से लेकर 28 मार्च के बीच में यूपीएससी के किसी भी कोर्स में एनरोल करते हैं, तो होली हंगामा में हमारी तरफ से आपके लिए यही पुरस्कार है कि आपको 90% तक डिस्काउंट मिलेगा, साथ ही साथ 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। तो जो आर्थिक तंगी का समस्या, हमारे देश में ज्यादातर स्टूडेंट्स को यह समस्या होती है, इससे गुजर रहे हैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको थोड़ी सी यहां पर राहत देने की कोशिश की गई है। So this is all about today's session। मेरा नाम है कीर्ति पांडे, और इसी तरह से इंफॉर्मेशन वीडियोस के लिए आप इस चैनल पे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।